वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन की। अगर कोई डाउट यहाँ रह गया हो, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ाया था, यहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे वापस रिवाइज कर लेना। यहाँ ध्यान से वापस समझ लेना वो चीज़। पूरा चैप्टर में एक शॉट में क्लियर रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो है रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक समीकरण है, पहली चीज की रासायनिक समीकरण है क्या। तो रासायनिक समीकरण की बात करें तो मान लो मैंने ये कोई रिएक्शन करवाई ए व बी को कनेक्ट करके एक नया पदार्थ बनाया सी। तो ये क्या है, एक समीकरण है। ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। मतलब दो पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया हो रही है और तीसरा नया पदार्थ बन रहा है। वह क्या कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण। जिसमें अपन अभिकार को, उत्पादों के प्रतीकों का, सूत्रों का प्रदर्शित करते हैं और एक समीकरण तैयार करते हैं। वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जिसके अंदर दो पदार्थों के बीच क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। दो पदार्थों के बीच रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे C+O2 में लिख दूं, CO2 नया पदार्थ बन रहा है। C+O2 नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ देखना कि जो कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है, ठोस होता है। किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस को अपन S से डिनोट करते हैं, द्रव को अपन L से डिनोट करते हैं और गैस को अपन G से डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पे जो कार्बन है वो ठोस अवस्था में है, तो उसको S से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन अपने पास क्या है, गैस अवस्था में, और जो नया पदार्थ बना है वो क्या बना है, गैस, तो G से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ देखो, जो कार्बन प्लस CO2 है, जो मिलके जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो जो रिएक्शन होने से पहले वाला भाग क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। रिएक्शन होने से पहले वाला भाग अभिकारक कहलाएगा। रिएक्शन होने के बाद वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। मतलब जो नया पदार्थ यहाँ अपने को प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। लेकिन जिससे नया पदार्थ बन रहा है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिससे अपने को नया पदार्थ मिल रहा है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाएंगे। मतलब यहाँ रिएक्शन होने से पहले वाला भाग अभिकारक और जो नया पदार्थ बना है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कोई समीकरण लिख के समझाऊं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड ठोस अवस्था। ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है वह यहाँ पे क्या है, उत्पाद है। क्योंकि रिएक्शन होने के बाद अपने को जो पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या होता है, उत्पाद कहलाएगा। लेकिन जो रिएक्शन होने से पहले का जो भाग है वह क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अभिकारक की डेफिनेशन देखो। जैसे ये अभिकारक है, तो अभिकारक की डेफिनेशन देखो। अभिकारक क्या होते हैं, जो रिएक्शन में जो अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, या वे पदार्थ जो रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ अभिकारकों से बन रहा है, जो पदार्थ रिएक्शन होने के बाद अपने को प्राप्त हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद अपने को जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, जो पदार्थ
प्राप्त हो रहा है वह पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाएगा। वह पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। मैं यहाँ एक समीकरण लिख रही हूँ, H2 प्लस O2 बराबर क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। तो यहाँ जो H2 है, H2 और जो O2 है, तो वह क्या है? अपने पास अभिकारक है। H2 और O2 क्या है? अभिकारक है। क्यों? रिएक्शन होने से पहले वाले पदार्थ हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है H2, वह क्या है? उत्पाद है। वह क्या है? उत्पाद है। ठीक है, वह क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब देखना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वैसे तो नॉर्मली सबको पता है, फिर भी बता दूं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी हो गई? ठोस। दूसरी कौन सी हो गई? द्रव। तीसरी कौन सी हो गई? गैस। ठीक है, तीनों अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं में रासायनिक समीकरणें होती है। तो अब देखना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, पहला हो गया संयोजन। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहली हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया, जो पहली अभिक्रिया है वो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, आपस में जुड़ के, आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर H2 प्लस O2 बराबर H2 हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले सकते हैं अपन, तो मैंने यहाँ 2 पदार्थ लिए हैं। तो 2 पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक नया पदार्थ बना रहे हैं। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जिसमें 2 का मतलब ही क्या होता है? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में टूटकर, एक पदार्थ आपस में टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें एक पदार्थ टूट के क्या बना रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा है। एक पदार्थ टूट के क्या बन रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहा है। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं, FeSO4 का, जैसे मैं यहाँ कोई एग्जाम्पल लिखूं, FeSO4 का, FeSO4 आपस में टूट के क्या बनाएगा? FeSO4 आपस में टूट के क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस SO2। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये एक पदार्थ आपस में टूट के क्या बना रहा है? 3 पदार्थों का निर्माण किया। एक पदार्थ ने आपस में टूटकर किसका? 3 पदार्थों का नया फॉर्मेशन किया है। 3 उत्पाद का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब जब एक पदार्थ आपस में वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का फॉर्मेशन करे, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरी लिखना, तीसरी देखो, जैसे मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लूं, कार्बोकैटायन का, तो यहाँ देखना CaO प्लस CO2 बनेगा। तो कार्बोकैटायन जो है, जिसका वियोजन होके क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। तीसरी अभिक्रिया है इसकी विस्थापन अभिक्रिया।
तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब रिएक्शन के अंदर एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने स्थान से हटा देता है। क्या करता है? एक परमाणु समूह या कोई भी एक परमाणु ग्रुप या फिर एक अणु या परमाणु अपने दूसरे अणु या परमाणु समूह को अपने स्थान से हटा देता है और खुद इसके स्थान पर लग जाता है। वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब जैसे Zn है, Zn की रिएक्शन में CuSO4 के साथ करवाऊं, Zn की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? CuSO4 के साथ करवाऊं। तो यहाँ देखना जो Zn है वह क्या करेगा? जो Zn है वह क्या करेगा? Cu को अपनी जगह हटा देगा। जो Zn है वह क्या करेगा? Cu को अपनी जगह हटा के उसके स्थान पर खुद लग जाएगा। वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब Zn ने Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु समूह दूसरे परमाणु समूह को अपने जगह से विस्थापित कर देता है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। क्यों? क्योंकि Zn ने क्या किया? Cu को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर खुद लग गया। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जाम्पल लू मैं, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तो Fe क्या करेगा? CO को अपनी जगह से हटा के खुद उसके स्थान पर लग जाएगा। तो नया पदार्थ क्या बना अपने पास? नया पदार्थ क्या बना अपने पास? FeSO4। क्यों? Fe क्या है? अधिक क्रियाशील है, Cu क्या है? कम क्रियाशील है। तो उसने क्या किया? Fe को अपनी जगह Cu को अपनी जगह से हटा के उसके स्थान पर खुद लग गया। नेक्स्ट चौथी है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी है अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अंदर, जिसमें जो रिएक्शन होने से पहले के पदार्थ के अभिकारक हैं, तो अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होना, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? द्विविस्थापन हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, इसका एग्जांपल लिखूं Na2 प्लस BaCl2। तो देखना यहाँ विस्थापन के साथ साथ क्या हो रहा है? आयनों का भी विस्थापन हो रहा है। विस्थापन के साथ साथ क्या हो रहा है? आयनों का भी आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों के साथ, इसमें अणु के साथ साथ, परमाणु के साथ साथ आयनों का भी आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे नया पदार्थ अपने पास क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ जो Na था उसके ऊपर कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है। जो SO4 है उसके ऊपर नेगेटिव आयन है, ऋणात्मक। Ba के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जो Na है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव आयन के पास जाएगा, Cl। और जो Ba है वो नेगेटिव आयन के पास आएगा, SO4। तो नया पदार्थ अपने को क्या मिल गया? BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ अभिक्रिया कौन सी हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट लिखना अपचयन उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना
अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया की बात करें अपन बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। तो उपचयन अभिक्रिया की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, जिसमें O2 की वृद्धि। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि प्लस हाइड्रोजन की क्या कमी हो रही है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, M2 प्लस O2। तो यहाँ Mg2 के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मैग्नीशियम के पास क्या नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम के पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब मैग्नीशियम के पास क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। मैग्नीशियम के पास क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और जब मैग्नीशियम के पास 2 मैग्नीशियम थे, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हुई है। तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाई, उपचयन अभिक्रिया कहलाई। नेक्स्ट देखना अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, H2 की वृद्धि और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कमी होती है। उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी रिएक्शन देखना, CO प्लस H2। तो यहाँ क्या बन रहा है, CO प्लस H2O बन रहा है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसके पास कमी हो रही है, CO के पास। CO के पास पहले ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है। क्यों, क्योंकि कमी हो गई। यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है। नेक्स्ट देखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ये उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी क्या हो, उत्सर्जित हो, ऊष्मा भी निकले। मतलब रिएक्शन हो रही है, नया उत्पाद बन रहा है, उसके साथ क्या बन रही है, उसके साथ क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो वह अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे मैं इसकी रिएक्शन दूं, तो यहाँ क्या है, H2O प्लस ऊर्जा। जब मैंने मेथेन को जलाया, मैंने मेथेन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई है। मैंने मेथेन को जलाया तो यहाँ क्या हुआ, फॉर्मेशन किसका हुआ, CO2 का। प्लस इसके साथ क्या उत्सर्जित हुई, ऊष्मा। प्लस इसके साथ मेन अपने को क्या देखना है, ऊष्मा, कि इसके साथ ऊष्मा का फॉर्मेशन हुआ जब मैंने मेथेन को जलाया। तो वह अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना, मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देखना ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब ऊष्मा अपने को देनी पड़ती है, ना कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अपने को ऊष्मा अलग से देनी पड़ रही है। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जिसमें ऊष्मा अपने को देनी पड़ रही है। जैसे मैं इसकी रिएक्शन लिखूं,
जैसे मैं रिएक्शन लिखूं N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 क्या बना, NO2 बना, क्या बना, NO बना प्लस ऊष्मा। तो ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, NO बन रहा है, NO बन रहा है, लेकिन इसके साथ अपने को क्या देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। मतलब अब इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा अपने को खुद को देनी पड़ रही है। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। देखो मैं H2 प्लस I2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ जब HI बन रहा है, यहाँ जो HI बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, HI बन रहा है प्लस यहाँ क्या देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। H2 प्लस I2 प्लस ऊष्मा अपने को खुद को देनी पड़ रही है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है क्या बनने के लिए, HI बनने के लिए। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट लिखना रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो, साथ साथ हो। मतलब जिसमें उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, दोनों साथ में हो रही है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब जिसमें क्या हो रहा है, अपचयन व उपचयन साथ साथ हो रहा है, एक ही अभिक्रिया के अंदर उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे, देखो CO प्लस H2 लिया, ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई है, क्या बना, Cu प्लस H2O बनेगा। तो अब देखना यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखो दोनों साथ साथ चल रही है, अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चल रही है। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन क्या हो, दोनों साथ साथ हो, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में उपचयन देखें। अपने दैनिक जीवन में उपचयन क्या हो रहा है, अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव देखें। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो अपन पहला देखो प्रभाव, देखो संसारण। पहला देखो संसारण। संसारण क्या होता है, मतलब जो अपने दैनिक जीवन में अपने कौन कौन सी उपचयन अभिक्रियाएं हो रही है, कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है। तो पहला देखो संसारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल है, आर्द्रता है, अपने आसपास जो नमी है, अगर उसके कांटेक्ट में हो रही है, उसके संपर्क में आ रही है, कोई भी धातु ले लो जो आर्द्रता के, नमी के, अपने आसपास अम्ल के संपर्क में आ रही है, तो वह क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। वह क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। मतलब कैसे, जैसे मैं चांदी की बात करूं, तो चांदी का भी देखना कि ज्यादा टाइम चांदी जब अपने वायु के में पड़ी रहती है या अपने हाथों में रहती है, तो वो हल्की हल्की सी काली होने लग जाती है। थोड़े दिनों बाद उसका कलर चेंज होने लग जाता है, काली होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो किसके संपर्क में आई है, वायु के संपर्क में आई है। तो वह वस्तु वह धातु जो चांदी धातु है एक, वह क्या हुई है, संसारित हो गई है। क्यों,
लग गया, मतलब वह वस्तु धातु क्या होने लग गई, संसारित होने लग गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, संसारण बोलेंगे। जैसे मैं दूसरा टाइम तक वायु में रख दो, हवा में रख दो थोड़े टाइम के लिए तांबे को, तो तांबा है उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जमने लग जाती है। तांबे के ऊपर क्या होता है, एक हरे रंग की परत जमने लग जाती है। मतलब तो जहाँ तांबा है उसका कलर कैसा होने लग जाता है, हरा होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वह वायु के संपर्क में आया है। क्यों, क्योंकि वह वायु के संपर्क में आते ही क्या हुआ, उसका संसारण होना शुरू हो गया, वह संसारित हो गया वायु के संपर्क में आते ही। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाई, संसारण कहलाएगी। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संसारण कहलाएगी। जैसे नॉर्मली एग्जांपल देखो, लोहा, नॉर्मली एग्जांपल देखो, लोहा, अपन बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या होता है, जंग लगना। क्यों, क्योंकि लोहे को थोड़े टाइम के लिए वायु में रख दो, पानी में रख दो, तो उसके ऊपर भूरे रंग की क्या होती है, भूरे रंग की परत जमने लग जाती है। तो वहां भूरे रंग की परत क्या कहलाई, वह भूरे रंग की परत क्या कहलाएगी, लोहे पर जंग लगना। क्या कहलाएगी, लोहे पर जंग लगना। क्यों, क्योंकि वह वायु के संपर्क में आ गई, वह वस्तु क्या, वह धातु क्या हो गई, संसारित हो गई। नॉर्मली लोहा अपने सबने घरों में देखा होगा, इजीली देखने को मिल जाता है। तो लोहा वायु के संपर्क में आते ही क्या, संसारण। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संसारण। तो जो संसारण की एक प्रोसेस है वह भी अपने दैनिक जीवन में क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। देखते हैं लोहे को दूसरा देखना विकृत ग्रंथि था। कुछ चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगी, विकृत ग्रंथिता कहलाएगी। तो वह प्रोसेस विकृत ग्रंथिता कहलाएगी। कैसे, देखना एग्जाम्पल, तो अपन क्या करते हैं, जब अपन कुरकुरे वगैरह देख, नाइट्रोजन को उसके अंदर प्रवाहित की, भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है उनकी गंध चेंज ना हो, उनका स्वाद चेंज ना हो, उससे उसको बचाने के लिए उसमें क्या प्रवाहित की जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्या प्रवाहित की जाती है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर अपन प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से उसको बचाया जा सकता है। किससे, विकृत ग्रंथिता से, उसका स्वाद चेंज होने से, उसको खराब होने से। उस पदार्थ को बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विकृत ग्रंथिता कहलाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, विकृत ग्रंथिता कहलाती है। एग्जाम्पल देखना, जैसे अपन ने आलू की चिप्स की थैलियां वगैरह देखी है, आलू के चिप्स की थैलियां वगैरह देखी है, तो थोड़े टाइम बाद दुकानों में पड़ी रहती है। लॉन्ग टाइम अगर पड़ी रहे तो उसमें गंद की स्मेल होने लग जाती है, उसमें गंद होने लग जाती है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो खराब हो गई। तो उससे बचाने के लिए उसके अंदर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस उसके अंदर प्रवाहित की जाती है। वह प्रोसेस क्या कहलाती है, विकृत ग्रंथिता। आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर मैंने रिवीजन पूरा क्लियरली करवाया है। इसमें फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना। लगभग मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक टॉपिक सारा समझाया है। रिवीजन था पूरा वन टॉपिक में। इसमें अगर कोई पॉइंट छूट गया है या कोई रह गया है तो मुझे बता देना, वापस अपन रिपीट कर लेंगे, वापस पॉइंट को अलग से एक टॉपिक लेके देख लेंगे, ठीक है।